समंदर की लहरों के पार, हजारों किलोमीटर दूर, भारत की मेनलैंड से अलग एक ऐसी जगह है जो आज शांत दिखती है, लेकिन इसकी दीवारों में छुपा है दर्द, संघर्ष और अदम्य साहस की कहानी। यह है सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां ब्रिटिश एम्पायर ने भारत के सबसे बहादुर फ्रीडम फाइटर्स को कैद किया, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दीवारें गवाह है कि वो टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हुए। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि भारतीयों की आज़ादी की भूख कितनी तीव्र है। मेनलैंड इंडिया की जेलों में बंद क्रांतिकारी वहां भी दूसरे कैदियों को इंस्पायर कर रहे थे। विद्रोह की आग फैल रही थी, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने सोचा, क्यों न इन्हें इतनी दूर भेजा जाए कि भागना तो दूर, वापस आने की कल्पना भी न कर सके। और उनकी नजर पड़ी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर, जो बे ऑफ बंगाल के बीच में मेनलैंड से 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। चारों तरफ समुंदर, जंगली जानवर और सिर्फ घने जंगल। परफेक्ट प्रिजन। 1896 में शुरू हुआ इस जेल का निर्माण। पूरे 10 साल लगे इस विशाल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। ब्रिटिश आर्किटेक्ट जेम्स पैटिसन वॉकर ने इसे डिजाइन किया, लेकिन यह कोई साधारण जेल नहीं थी। यह एक केयरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल टॉर्चर चैम्बर थी। परंतु सेलुलर जेल की असली सजा तो वहां पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाती थी। वो भयानक समुद्री यात्रा जिसे सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। प्रिजनर्स को मेनलैंड के पोर्ट्स कैलकाटा या मद्रास से शिप्स में भरा जाता था, लेकिन यह कोई नॉर्मल जर्नी नहीं थी। उन्हें जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था। शिप के सबसे निचले हिस्से में, कार्गो होल्ड में, जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां ठूस दिए जाते थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। सैकड़ों लोग एक साथ, बिना किसी स्पेस के, हाथों पैरों में भारी जंजीरें, वेंटिलेशन नाम मात्र की, गर्मी, उमस और बदबू, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। खाने के नाम पर बासी रोटी और पानी, सी सिकनेस, डिहाइड्रेशन, डिसीजेस फैलते रहते थे। कोलेरा, डिसेंट्री, फीवर, इसका कोई इलाज नहीं था। बे ऑफ बंगाल के तूफानी पानी में जब शिप हिलती थी तो सब कुछ और भी ज्यादा भयानक हो जाता था। और सबसे डरावनी बात, अगर कोई इस जर्नी में मर भी जाता था, और बहुत लोग मरते थे, तो उसकी बॉडी को बस समुद्र में फेंक दिया जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर्स का कहना था, द वीक हैव नो प्लेस इन सेलुलर जेल, मतलब कमजोरों की सेलुलर जेल में कोई जगह नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, द वीक हैव नो प्लेस इन सेलुलर जेल। यह था ब्रिटिश ब्रूटैलिटी का असली चेहरा। वे पहले से ही एक सिलेक्शन प्रोसेस चला रहे थे। केवल वही सरवाइव करेंगे जो इस जर्नी को झेल सके, बाकी समंदर में। परिवार वाले किनारे से देखते रहते थे, जानते हुए कि शायद अपने प्रियजन को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। काला पानी का मतलब था एक वन वे टिकट टू हेल। 7 से 15 दिन की इस भयानक यात्रा के बाद जो बचते थे वो पोर्ट ब्लेयर पहुंचते थे। लेकिन यह जर्नी का अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब उन्हें फेस करना था वो बिल्डिंग जिसे देखकर उम्मीद टूट जाती थी। सेलुलर जेल, जहां अंधेरा सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि सोल में उतर जाता था। इसका नाम ही बताता है इसकी खासियत, सेलुलर जेल। यहाँ हर प्रिजनर को एक अलग सेल में रखा जाता था। ओरिजिनली इस जेल में 7 विंग्स थी, जो एक सेंट्रल टावर से जुड़ी थी, बिल्कुल साइकिल के स्पोक्स की तरह। हर सेल की साइज थी सिर्फ 4.5 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी। एक छोटे बाथरूम जितनी जगह, और यही एक इंसान को रहना था, सोना, खाना और अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी। देखिए इस सेल की डिजाइन को। ऊपर एक छोटी सी खिड़की, सिर्फ हवा के लिए, बाहर देखने के लिए नहीं। भारी लोहे का दरवाजा, जिसने सिर्फ एक छोटा जरो का खाना देने के लिए। कोई फर्नीचर नहीं, कोई कंफर्ट नहीं, सिर्फ नंगी दीवारें और अंधेरा। सेंट्रल टावर से गार्ड्स सभी विंग्स पर नजर रख सकते थे। यह डिजाइन इतना एफिशिएंट था कि कम से कम गार्ड से पूरी जेल को कंट्रोल किया जा सकता था। प्रिजनर्स को हर वक्त लगता था कि उन्हें देखा जा रहा है। आज सिर्फ 3 विंग्स बची हैं। बाकी की 4 विंग्स वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज बॉम्बिंग,
और अर्थक्वेक में नष्ट हो गई, लेकिन जो बची है वो काफी है उस दर्द को समझने के लिए। सुबह 5 बजे की सख्त आवाज, एक और दिन शुरू होता था नरक में। नाश्ते के नाम पर बेस्वाद दलिया, और फिर शुरू होता था असली टॉर्चर, हार्ड लेबर। ऑयल मिल, यह था सबसे क्रूर टॉर्चर में से एक। घंटों तक भारी पत्थर की चक्की को घुमाना, नारियल से तेल निकालने के लिए। पैरों में जंजीरें, हाथों में छाले, पीठ पर कोड़ों के निशान। अगर कोई थककर रुक जाता तो और बेरहमी से पीटा जाता। फिजिकल टॉर्चर तो था ही, कोड़े, हैंडकफ्स में घंटों तक खड़े रहना, भूखा रहना, बीमारी में भी कोई इलाज नहीं। लेकिन सबसे खतरनाक था मेंटल टॉर्चर। कंप्लीट आइसोलेशन, महीनों किसी से बात नहीं, घर से कोई खबर नहीं, कब रिहा होंगे, क्या परिवार ठीक है, देश में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। हर दिन एक जैसा, एंडलेस एंड होपलेस। अंडमान की क्लाइमेट अलग से टॉर्चर थी। गर्मी में सेल्स भट्टी बन जाती थी, बरसात में सीलन, मॉस्किटोज और बीमारियां, मलेरिया, डिसेंट्री, टीबी, यह सब बहुत कॉमन था। और इलाज कोई नहीं। और इस जेल की खासियत थी फांसी घर, जहां कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका कसूर सिर्फ यह कि वो अपने देश को आजाद देखना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश की सारी कोशिशों के बावजूद इन दीवारों ने स्पिरिट को कैद नहीं कर पाया। वीर सावरकर, शायद सेलुलर जेल के सबसे प्रसिद्ध प्रिजनर, उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा मिली थी, यानी 50 साल। कठोर कंडीशंस में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब उनसे कलम कागज छीन लिए गए तो उन्होंने कंकड़ और कीलों से दीवारों पर कविताएं लिखी। हजारों पंक्तियां उन्हें याद रखी, जो बाद में किताबें बनी। सावरकर अकेले नहीं थे। बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथी थे, योगेंद्र शुक्ला, बिहार के रेवोल्यूशनरी, फजल हक खैराबादी, महान उर्दू शायर, और कई नाम, कई कहानियां। ब्रिटिश ने उन्हें आइसोलेटेड रखने की कोशिश की, लेकिन रेवोल्यूशनरीज ने कम्युनिकेशन के तरीके निकाल लिए। दीवारों पर टैप करना, जैसे मोर्स कोड, खाने में छुपाकर मैसेजेस, इशारों में बात करना, यूनिटी वो तोड़ ना सके। 1933 में फ्रीडम फाइटर्स ने की महाभूख हड़ताल। 46 कैदियों ने एक साथ खाना खाने से मना कर दिया। कंडीशन सुधारने की डिमांड की गई। कई लोगों की मौत हुई इस स्ट्रगल में, लेकिन दुनिया भर की नजर सेलुलर जेल पर पड़ी। इन दीवारों पर आज भी उस दर्द की निशानियां हैं। पोएट्री, मैसेजेस, होप के शब्द, जो प्रिजनर्स ने अपने खून और पसीने से लिखे। यह सिर्फ दीवारें नहीं हैं, यह लिविंग टेस्टिमनी है उनकी अदम्य स्पिरिट की। 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था। जापानीज फोर्सेस ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश का कंट्रोल खत्म हुआ और कुछ समय के लिए हिस्ट्री ने एक अलग मोड़ लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिसंबर 30, 1943 में इंडियन फ्लैग फहराया। पहली बार सेलुलर जेल में तिरंगा लहराया। कुछ प्रिजनर्स रिलीज हुए, लेकिन यह आज़ादी टेम्पररी थी। 1945 में युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश वापस आए, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। इंडिपेंडेंस मूवमेंट रोका नहीं जा सकता था। आखिरकार 1945 में सेलुलर जेल को प्रिजन के रूप में ऑफिशियली बंद कर दिया गया। वो डार्क चैप्टर जो 1906 में शुरू हुआ था, अब खत्म हो रहा था। और फिर 15 अगस्त 1947 को, वो दिन जिसके लिए इन शहीदों ने सब कुछ दे दिया, भारत आज़ाद हुआ। सेलुलर जेल के उन डार्क सेल्स में जो आशा की किरण थी, वो फाइनली सच हुई। 1969 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेलुलर जेल को एक नेशनल मेमोरियल घोषित किया। आज यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह एक सेक्रेड प्लेस है, जहां आकर हम उन हीरोज को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज जब हम इन दीवारों को देखते हैं तो हमें याद आता है कि फ्रीडम कितनी प्रेशियस है। यह फ्री हवा में सांस लेना, जो बात करनी है वो कहना, जहाँ जाना है वहाँ जाना, यह सब कितना वैल्यूएबल है। सेलुलर जेल में हर शाम होता है लाइट एंड साउंड वेव शो। उन दीवारों पर जहाँ कभी सिर्फ अंधेरा था, आज रोशनी की किरण उस हिस्ट्री को जीवित करती है।
यह शो बेहद इमोशनल है। म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है वो सब चीजें, चेन्स, यूनिफॉर्म्स, लेटर्स, फोटोग्राफ्स, जो उस दौर की गवाही देती है। हर आर्टिफैक्ट एक स्टोरी बताता है। सेलुलर जेल हमें याद दिलाती है कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी यह सब आसानी से नहीं मिले। लाखों लोगों ने सैक्रिफाइस दिए, हजारों लोगों ने अपनी जवानी इन सेल्स में बिता दी। कई लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। जब आप यहाँ आते हैं तो आप सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं देखते, आप फील करते हैं उस दर्द को, उस स्ट्रगल को और उस अनब्रेकेबल स्पिरिट को जिसने फाइनली हमें आज़ादी दिलाई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हिस्ट्री को याद रखें, इसे आने वाली जनरेशन्स को बताएं। सेलुलर जेल सिर्फ पास्ट की याद नहीं है, यह प्रेजेंट के लिए एक लेसन है और फ्यूचर के लिए एक वार्निंग। सेलुलर जेल की कहानी सिर्फ दर्द की कहानी नहीं है, यह करेज की, डिटर्मिनेशन की और होप की कहानी है। यह बताती है कि डार्कनेस चाहे कितनी भी गहरी हो, पर लाइट हमेशा जीतती है। अगर आप अंडमान जाए तो सेलुलर जेल जरूर विजिट करें। यह एक्सपीरियंस आपको बदल देगा। आप एक अवेयर सिटीजन बनकर निकलेंगे जो अपनी फ्रीडम की वैल्यू समझता है। जय हिंद।